हेलो फ्रेंड्स। तो पीजीबीपी की थर्ड क्लास है आज, और आज तीसरी क्लास में काफ़ी कुछ करने वाले हैं। आज का मेरा टारगेट रहेगा सेक्शन 40। क्या आ गया भाई? सेक्शन 40 आपको करा दूं, 40A आपको करा दूं, 43B आपके साथ रिवाइज कर लूं, एंड सेक्शन 35AD। क्योंकि अगर ये मेरा काम हो गया तो फिर ऑलमोस्ट मैं पीजीबीपी के कंप्लीशन पे हूँ। कैसे? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मेरे पास प्रेजेंटिव प्रॉफिट, 44AA बुक्स ऑफ अकाउंट, 44AB ऑडिट की चीज़ें रह जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पीजीबीपी ओवर हो जाएगा। फटाफट आज की क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आइए, तो बेटे ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने पीजीबीपी का जब चैप्टर शुरू करा रहा था तो उस टाइम पे मैं आपको बोल रहा था कि सेक्शन 28 चार्जिंग, सेक्शन 29 कंप्यूटेशन, सेक्शन 30 से लेकर 38 तक मेरे एक्सपेंसेस हो जाएंगे, और सेक्शन 40, 40A एंड 43B, ये जो तीन सेक्शन हैं ये इन खर्चों पे ओवरराइडर का काम करते हैं। मतलब क्या? एक लिमिट लगा देते हैं, एक कंडीशन लगा देते हैं। ये नहीं मना करेंगे कि आप खर्चे मत करो, खर्चे करो, जैसे करने वैसे करो, लेकिन हमारी कंडीशन मानते हुए खर्चे करना। अगर हमारी कंडीशन नहीं मानी फिर थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, उसके बाद तो हमारे फिर वो जो मैंने अभी आपको बात की, मेरे कौन कौन से सेक्शन रह जाएंगे? 44 AD 44AD, लास्ट पार्ट मेरा रह जाएगा 44AD, ADA और 44AE और 44AA, 44AB। ठीक है जी, ये चीज़ें मेरी रह जाएंगी। चलो जी, अब हम आज का काम शुरू करते हैं। तो मेरी चीज़ें शुरू होंगी सेक्शन 40 से। 40 कहता है कि ये अमाउंट आपको इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होंगे, बाकायदा एक लिस्ट दी हुई है। तो मैं फटाफट अपने नोट्स में जाता हूँ, सेक्शन 40 पे आता हूँ पहले तो। ठीक है, 43B की बात बाद में करूंगा। सेक्शन 40 पे आता हूँ, और 40 की हेडिंग देखिएगा क्या दे रखी है। मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, कि कल कंप्लेंट आ रही थी सर आपने जूम नहीं कर रखे नोट्स। ठीक है जी, जूम कर दिए मैंने नोट्स, और अब आप जरा ध्यान से देखो कि 40 में लिखा क्या हुआ है। 40 के ओपनिंग वर्ड है नॉट विथ स्टैंडिंग, और इस वर्ड से मेरे को खासी दिक्कत भी है और अच्छा भी लगता है। नॉट विथ स्टैंडिंग के आगे जो भी बात लिखी हुई होती है उसको ओवर रूल करके पहले मेरी बात मानो। तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेंट इन 30 to 38, 30 to 38 ही मेरे कौन से सेक्शन है? 30 to 38 ही मेरे खर्चों के सेक्शन है। तो उसमें कुछ भी कॉन्ट्रेरी अलाउ कर रखा हो, लेकिन अब आप मेरी बात मानोगे। द फॉलोइंग अमाउंट शैल नॉट बी डिडक्टेड इन कंप्यूटिंग द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक है सर, तो पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेट करते हुए 30 to 38 में कुछ भी लिखा हो आपको मेरी बातें माननी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आता है सेक्शन 40AI। देखो, अब यहां पे जब मैं 40 की बात कर रहा हूं ना, तो यहां पे ये बात जरा ध्यान से सुनना। 40 में दो क्लॉजेज हैं, ठीक है, टीडीएस नॉन कंप्लायंस के, टीडीएस नॉन कंप्लायंस के। ध्यान से, मेरे को ये नहीं है कि मेरे को आपको क्लास याद कराने, लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए। 40AI है, ठीक है, 40AI है, और 40AIA है, 40A क्लॉज सब क्लॉज IA है। ठीक है, यहां पे कहता है कि अगर आपने, ध्यान से सुनना मैं कहां पे क्या लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं कि अगर आपने किसी रेजिडेंट को पेमेंट की और उसके ऊपर टीडीएस काटना बनता है, ध्यान से, रेजिडेंट को पेमेंट की, टीडीएस काटना बनता है, टीडीएस नहीं काटा, या टीडीएस काट लिया लेकिन काट के जमा नहीं कराया रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक, तो वो खर्चा हम आपको 30% डिसअलाउ कर देंगे। बहुत ध्यान से सुन लो मेरी बात, क्योंकि ये मैं प्रोविजन इसलिए भी ओवर को नहीं कर सकता क्योंकि प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा इसी चीजों का यूज होना है। ठीक है, और एग्जाम में भी चीजें टपक सकती हैं। ये रहा मेरा 21, 22। ठीक है जी, मेरा प्रीवियस ईयर है 21, 22, और इसकी रिटर्न जो जाएगी असेसमेंट ईयर 22, 23 में जाएगी 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर 22 को जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है बेटे कि अगर इस साल में कोई भी आपने ऐसा खर्चा किया जिसके ऊपर टीडीएस काटना है, आपने टीडीएस काट लिया, जमा नहीं कराया या काटा ही नहीं, ठीक है ना, लेकिन जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, टीडीएस काटा, जमा नहीं कराया, या काटा ही नहीं, ठीक है, तो वो खर्चा हम 30% डिसअलाउ कर देंगे। कितना डिसअलाउ कर देंगे? 30% डिसअलाउ कर देंगे। कब तक काट के जमा कराना है? आपने रिटर्न फाइलिंग,
अगेन बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना टीडीएस के चैप्टर से। टीडीएस तो सर अगले महीने की 7 तारीख को जमा कराना होता है। बेटे मैं टीडीएस का चैप्टर नहीं पढ़ रहा, ये कह रहा है पीजीबीपी का चैप्टर कह रहा है कि टीडीएस काट के जमा करा देना। आपका प्रीवियस ईयर 21-22 का खर्चा है, टीडीएस काट के अगर आपने रिटर्न फाइलिंग के टाइम तक भी जमा करा दिया तो हम आपको वो खर्चा इसी प्रीवियस ईयर में अलाउ कर देंगे। सर अगर नहीं कराया तो बेटे नहीं कराया तो 30% वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। अब सर मैंने बाद में करा दिया तो बेटे जिस प्रीवियस ईयर में आपने वो टीडीएस जमा करा दिया गवर्नमेंट अथॉरिटी को, तो ये जो 30% हमने आपको डिसअलाउ किया है ये उस साल में आपको अलाउ कर देंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी तो डिसअलाउ कर दिया क्योंकि आपने टीडीएस काट के जमा नहीं कराया था, लेकिन जब टीडीएस काट के जमा करा दोगे या काट पहले लिया था जमा नहीं कराया था अब जमा करा रहे हो, तो जब जमा कराओगे, जब डिपॉजिट कराओगे गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास, जब अलाउ हो जाएगा। 40 AI में क्या कहता है कि अगर आपने नॉन रेजिडेंट को, क्योंकि यहां पे डिफरेंस यही है, यहां पे रेजिडेंट को पेमेंट किया और मैं यहां पे कह रहा हूं अगर आपने नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किया और उसके ऊपर टीडीएस काटना बनता था और आपने टीडीएस नहीं काटा, तो यहां पे लिखा हुआ है कि 100% खर्चा आपका डिसअलाउ हो जाएगा। कितना डिसअलाउ होगा? केवल और केवल 100%। वहां पे कितना था? 30%। तो यहां पे 30% है और वहां पे आपका 100% डिसअलाउ हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि यहां पे 100% है, ठीक है। नॉन रेजिडेंट वाले केस में 100% है और रेजिडेंट वाले केस में 30% है। चलो अब आगे मेरी बात जरा ध्यान से सुन लो। सर एक होता है पेयर, दूसरा कलर यूज करता हूं, एक होता है पेयर, ठीक है, और एक होता है पेई, पेई, ठीक है, जिसको पेयर ये पेई को दे रहा है, तो टीडीएस काट के जमा कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। तो अगर इसने इसको 1 लाख रुपए देने थे सपोज करो, और 194J में 194J में अगर इसका टीडीएस काटना था 10% के हिसाब से 10,000 का 90,000 इसको पेमेंट करनी थी पेई को, लेकिन इसने उसे पूरे 1 लाख रुपए दे दिए और 1 लाख रुपए पेई ने अपनी इनकम मान ली और उसके ऊपर जब अब उसकी रिटर्न फाइलिंग का टाइम आया उसके ऊपर जितना टैक्स बनता था उसने टैक्स जमा करा दिया, तो पेयर को असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा इस प्रोविजन में और उसका सारा खर्चा अलाउड हो जाएगा। लेकिन शर्त है कि पेई अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से इस बात के बारे में बता दे कि हाँ उसने रिटर्न में अपनी इनकम ये वाली इनकम शो कर दी है और इसके ऊपर टैक्स जमा करा दिया है, तो पेयर को 30% भी डिसअलाउ नहीं होगा। तो फटाफट मैं आपको ये सेक्शन से एक बार दिखाता हूं, गो थ्रू कराता हूं, और मैंने फटाफट ये सेक्शन आपको समझा दिए। तो मैंने पहले 40 AI दिखाता हूं, ठीक है ना। यहां पे किसकी बात हो रही है? नॉन कंप्लायंस ऑफ टीडीएस इन केस ऑफ रेजिडेंट असेसी। तो 30% ऑफ द अमाउंट पेबल टू रेजिडेंट ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स अंडर चैप्टर 17B। बेटे चैप्टर का नाम याद मत रखना, आपने सीधा सीधा वहां पे प्रोविजन लिखने के आना है, चैप्टर वगैरह का नाम मत याद रखना। मैं फिर कह रहा हूं ये चैप्टर वगैरह के नाम हम लोगों ने डाल रखे हैं क्योंकि टेक्स्ट का पार्ट है, वो एक्ट के वर्ड्स हैं, तो इस वजह से, ठीक है ना। तो आपने बस इतना ही याद रखना है कि 30% ऑफ द अमाउंट पेबल टू अ रेजिडेंट ऑन विच tax is not deductible under income tax act and such tax has not been deducted or after deduction has not been paid before the due date, तो वो 30% डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन आगे क्या कहता है? where in respect of such sum tax has been deducted in any subsequent year आगे किसी साल में काट लिया और बाद में जमा करा दिया, या काटा नहीं था और काट लिया था बाद में जमा करा दिया, ठीक है ना, तो वो 30% ऑफ सच सम शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच टैक्स हैज बीन पेड। समझ में आती है बात, ठीक है। और ये फर्दर वाली बात आपको समझ में आ रही होगी। फर्दर वाली बात ये लिखी हुई है, देखो ये चीजें याद करने की नहीं समझाने की है, मैंने आपको समझा दी है, बस आपने ये चीज का कंसेप्ट आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है कि अगर पेई ने जो पेयर से पैसा मिला था, पेयर ने टीडीएस नहीं काटा, लेकिन पेयर से जो पैसा मिला था पेई को, उसने अपनी इनकम पूरी की पूरी ली और उसके ऊपर टैक्स जमा करा दिया, तो पेयर को असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा और उसको ये 30% डिसअलाउ नहीं होगा। शर्त क्या है? पेई, ये पेई के लिए बात हो रही है कि पेई हैज फर्निश्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम, हैज टेकन इनटू अकाउंट दैट इनकम एंड हैज पेड द टैक्स ड्यू ऑन दैट इनकम, ठीक है। तो ये बात अगर पूरी हो जाती है तो पेयर को 30% का खर्चा भी डिसअलाउ नहीं होगा। आगे आओ जी, 40 AI नॉन रेजिडेंट वाला पार्ट और देख लेते हैं जी। नॉन रेजिडेंट, नॉन कंप्लायंस ऑफ टीडीएस प्रोविजन इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट। तो यहां पे क्या लिखा है? एनी
तो यहाँ पे 100%, यहाँ पे 30% की बात नहीं हो रही। एनी इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और एनी अदर सम चार्जेबल अंडर दिस एक्ट विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया किसको पे कर रहे हो? नॉन रेजिडेंट को, ठीक है ना, या इन इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट, तो क्या कहता है? ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स and such tax has not been deducted or after deduction has not been paid or deposited to the government authorities before due date prescribed under section 139(1), ठीक है ना, 31 अक्टूबर, ठीक है। तो वो आपको खर्चा अलाउड नहीं करेंगे, लेकिन वो खर्चा हम आपको अलाउ कर देंगे, वो खर्चा हम आपको अलाउ कर देंगे जिस साल में आपने वो टैक्स काट के जमा कराया। अगर काट पहले लिया था, जमा बाद में कराया, तब भी आपका अलाउ हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात? नेक्स्ट आगे चलो जी। उसके बाद यहां पे भी वही वाली बात है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर असेसी फेल्स टू डिडक्ट द होल और पार्ट ऑफ द टैक्स विद द प्रोविजन और ऑन एनी सच सम बट इट इज नॉट डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट एज पर 201। तो मैंने वो पूरी डिटेल वापस नहीं लिखी जो रेजिडेंट वाले केस में, तो रेजिडेंट वाले केस में भी यही है और नॉन रेजिडेंट वाले केस में भी यही है। मैंने नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर दी, मैं रेजिडेंट हूं, मैंने नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर दी, टीडीएस काटा नहीं। अब मैंने जब टीडीएस नहीं काटा लेकिन उसने अपनी पूरी इनकम मानी और उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जितना टैक्स बनता था जमा करा दिया, तो मेरा जो 100% डिसअलाउ होना था वो नहीं होगा। ठीक है जी, मेरी बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, चलो आगे चलें जी। चलो, तो ये दो प्रोविजन थे इसमें काम के, ये कर लिए। और आगे तो छोटी मोटी बातें हैं, वो छोटी मोटी पढ़ लेते हैं। सर एफबीटी खत्म हो गया, लेकिन एफबीटी अगर आपके पीएनएल में आ रहा हो तो वो खर्चा अलाउड नहीं होगा। इनकम टैक्स अगर आपके पीएनएल में आ रहा हो डेबिट साइड पे, वो खर्चा अलाउड नहीं होगा। वेल्थ टैक्स आपके पीएनएल में आ रहा हो डेबिट साइड पे, वो खर्चा अलाउड नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या कहता है बेटे, क्या होता है, जो लोकल अथॉरिटीज होती है ना, वो भी गवर्नमेंट को कुछ फीस वगैरह देती हैं। तो कोई अपने आप कोई पैसे दे रहा है तो वो खर्चा मतलब क्लेम कर रहा है। मैंने अपने बेटे को ही कोई पैसे दिए और उसको कहा मैं अपने पीएनएल में खर्चा क्लेम करूंगा क्योंकि मैंने अपने बेटे को दिए, तो वो कोई सेंस नहीं बनती। तो क्या कहता है, रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, सर्विस फीस, प्रिविलेज फीस, सर्विस चार्ज और एनी अदर फीस चार्ज विच इज लेविड एक्सक्लूसिवली और अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, तो वो खर्चा अलाउड नहीं होगा। ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। आगे जी सर, जैसे हम लोगों ने ऊपर बात की थी नॉन रेजिडेंट वाली, यहां पे कह रहा है कि अगर आप सैलरी किसी को पे कर रहे हो, मतलब आपके पीएनएल में क्या लिख रहे हो आप, आपने 2 सैलरी लिखा है, तो अगर आप सैलरी पे कर रहे हो, कहां पे कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया पे कर रहे हो या फिर इन इंडिया किसी नॉन रेजिडेंट को पे कर रहे हो और उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा, तो वो खर्चा आपका अलाउड नहीं होगा। और यहां पे कितना अलाउड नहीं होगा, 100% नहीं अलाउ होगा, ये 30% वाली बात नहीं है जी। आगे 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 चलो जी। सर ये वाली बात हम लोगों की ऑलरेडी हो चुकी है कहीं कहीं, जरा सुन लो। एनी पेमेंट टू अ प्रोविडेंट फंड और अदर फंड एस्टैब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉई अनलेस द असेसी हैज मेड द इफेक्टिव अरेंजमेंट टू डिडक्ट द टैक्सेस। ठीक है ना, आपने पेमेंट किया अपने एम्प्लॉय के वेलफेयर फंड के लिए, तो आपको अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट रखने की उसके ऊपर टीडीएस कट रहा है या नहीं कट रहा, अदरवाइज खर्चा आपका डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ए बी पॉइंट ये पर्क्स का है। ठीक है, पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन पर्क बाय एन एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय बट विल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के पर्क्स पे टैक्स जमा कराता है, इनकम टैक्स जमा कराता है, क्योंकि पर्क्स उसके लिए बेनिफिट है, सैलरी के एंड में टैक्सेबल होगा, तो अगर उसके पर्क्स देते हुए उसके लिए टैक्स जमा कराता है तो वो खर्चा एम्प्लॉयर के हाथ में अलाउड नहीं होगा, ऑल्दो एम्प्लॉय के लिए वो एग्जेम्प्ट है क्योंकि एक ही जगह तो टैक्सेबल होगा। अब ये मेरा फेवरेट पार्ट आ रहा है हमारे कोर्स में। अगर मैं सीए इंटर की बात करूं पर्टिकुलरली, जो ऑल्दो क्लासेस तो सभी के लिए हैं, ठीक है ना, तो सीए इंटर की बात करूं पर्टिकुलरली, तो हमारे सीए इंटर में केवल इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी है, लेकिन इंडिविजुअल में पार्टनर तो एज ए इंडिविजुअल है ना, तो यहाँ पे पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने एक समझाया हुआ है। और सीए इंटर और सीए एग्जीक्यूटिव में तो क्लियर है कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, ध्यान से सुनिएगा, एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को दो ही पार्टनर्स लगा लेते हैं, पार्टनर्स को जो रेम्युनरेशन दे रही है वो कितना अलाउड होगा। सर ये तो पार्टनरशिप की असेसमेंट हो गई। नहीं बेटे, ये इनकी इंडिविजुअल की भी बात आ गई ना, तो इस वजह से ये यहां पे कोर्स में डाल रखा है। अब आप सीधी बात करो बेटे, बहुत ध्यान से सुनना। पार्टनरशिप फर्म के लिए आपने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के लिए आपने कैलकुलेशन करनी है। स्टेप वन आप पीजीबीपी निकाल लो जी। पीजीबीपी जैसे आपको निकालना सिखाया है वैसे, इवन आफ्टर डेप्रिसिएशन, वो वाला पीजीबीपी निकाल लो। स्टेप 2 आप क्या करो,
स्टेप 2 क्या करो कि जो स्टेप 1 की फिगर आई है, स्टेप 1 की जो फिगर आई है इसमें प्लस कर दो रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स। बेटे ये एक्चुअली है क्या, जरा ध्यान से सुन लो, कंसेप्ट एक बार बता देता हूँ क्योंकि रिवीजन क्लास में थोड़ा सा कंसेप्ट एक बार आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको याद आ जाएंगी चीजें। पार्टनरशिप फर्म के लिए जो पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो अपने पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन देती है वो हमें खर्चा अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं कहूं कि पार्टनरशिप फर्म ने 10 लाख रुपए कमाए और हम कहते थे कि पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स को जो दिया है सैलरी और कोई कमीशन वगैरह वो खर्चा अलाउड हो जाना चाहिए, तो पार्टनर क्या करेंगे, अबे ए 5 लाख तू ले जा और तू ले जा। पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कुछ बचा ही नहीं। क्यों नहीं बचा, क्योंकि ए और बी तो इंडिविजुअल है तो उनके लिए तो 2.5 लाख रुपए वाले स्लैब लग रहे हैं और पार्टनरशिप फर्म के लिए 30% स्ट्रेट अवे फ्लैट रेट से टैक्सेबल होता है। तो वो क्या करेंगे, जो भी पार्टनरशिप फर्म ने कमाया वो सारा का सारा खुद ले जाने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से पार्टनरशिप फर्म के लिए सेक्शन 40 क्लॉज बी बनाया गया, ठीक है ना। यहां पे एक आ गया कि पार्टनरशिप फर्म अगर अपने पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देती है, पार्टनरशिप फर्म अगर अपने पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दे रही है कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड है जी, अलाउड है, लेकिन हम एक लिमिट दे रहे हैं आपको, उससे ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे। मैंने कहा जी बताओ क्या लिमिट दे रहे हो, तो इन्होंने कहा, इन्होंने क्या लिमिट दी, जरा सुनो मेरी बात। इन्होंने कहा आप ना बुक प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट, मैंने कहा वो क्या होता है, कहने लगा बता रहे हैं सुन तो लो, कहने लगे जो बुक प्रॉफिट आएंगे ना उसके फर्स्ट 3 लाख का 90% और 1,50,000 विच एवर इज हायर होगा वो दे देना। मैंने कहा बुक प्रॉफिट अगर मेरे 10 लाख है तो, बुक प्रॉफिट अगर 10 लाख है तो, कहने लगे इसीलिए तो लिखा है फर्स्ट 3 लाख, और जो बैलेंस होगा, जो बैलेंस बुक प्रॉफिट होगा उसका 60%। ये मैक्सिमम रेम्यूनरेशन आप, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन आप अपने पार्टनर्स को दे सकते हो। मैंने कहा यार आपने रेम्यूनरेशन की तो बात बता दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक चीज होती है। कहने लगे ठीक है, आपने एकदम ठीक कहा। कहने लगे रेम्यूनरेशन तो मैक्सिमम आप इतना दे सकते हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जो आप पार्टनर्स को दे सकते हो वो मैक्सिमम आप 12% का दे सकते हो। मतलब क्या कि अगर मेरी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, अगर मेरी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि ए और बी हम 18% का इंटरेस्ट लेके जाएंगे, बेटे वो आपकी पार्टनरशिप अकाउंट जो बनाओगे ना उसके लिए ठीक होगी, लेकिन इनकम टैक्स वाले क्या कहेंगे, भैया हमारे 40B के हिसाब से केवल और केवल 12% अलाउड होगा, उससे ज्यादा अलाउड नहीं होगा। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है 10% तो ठीक है जी, क्योंकि हम लोगों ने तो मैक्सिमम कितना कहा है, मैक्सिमम 12% अलाउड करेंगे। अब आपकी पार्टनरशिप डीड में रेम्यूनरेशन के बारे में भी कुछ भी लिखा हुआ है, मेरे को मतलब ही नहीं है जी। मैं तो अपने इन 2 पॉइंट से चलूंगा कि 3 लाख का 90% 2,70,000 हो गया, या 1.5 लाख विच एवर इज हायर, और बैलेंस जो होगा उसका 60%। मैक्सिमम रेम्यूनरेशन यही देना। अब आती है बात सर ये बुक प्रॉफिट कैसे निकलता है। बेटे ये स्टेप इसी के लिए तो करवाता था। तो स्टेप 1 पीजीबीपी निकाल लो आफ्टर डेप्रिसिएशन, जैसे आपको निकालना बताया। स्टेप 2, स्टेप 1 में जो मतलब पीजीबीपी आफ्टर डेप्रिसिएशन आया है उसमें रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी है वो ऐड कर दो। उसके बाद स्टेप 3 जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें माइनस कर दीजिएगा ये जो फिगर आई होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैक्सिमम 12%। मतलब क्या कि अगर ऑलरेडी 10% दिया हुआ है तो पहले तो 10% स्टेप 2 में ऐड बैक किया और 10% ही नीचे माइनस कर दिया, लेकिन अगर 15% दिया तो 15% ऐड किया और नीचे माइनस किया 12%। होप सो मेरी बात क्लियर है। अब ये जो फिगर आएगी इसको हम कहते हैं बुक प्रॉफिट, इसको हम कहते हैं बुक प्रॉफिट। सर एक क्वेश्चन करा दो। बेटे क्वेश्चन अभी नहीं ले पाऊंगा, अभी नहीं ले पाऊंगा क्वेश्चन, पहले मेरी बात सुन लो, ठीक है ना। तो ये मेरा बुक प्रॉफिट आएगा और इसके ऊपर ये लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो एक बार नोट्स में देख लें, नोट्स में आ जाओ जी। इन केस ऑफ पार्टनरशिप only the following is allowed as a remuneration to the partners: interest on capital or loan up to 12% or as per partnership deed whichever is less. No salary, bonus, commission etc. to non-working partner. Non-working partner को कुछ अलाउड नहीं होगा, सैलरी बोनस कमीशन नहीं अलाउ होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उसकी भी लगी उसको उतना अलाउड होगा। सैलरी टू वर्किंग पार्टनर्स कितना अलाउड होगा, बुक प्रॉफिट अगर 3 लाख रुपए तक के हैं, इवन लॉस भी है तब भी आपको 1.5 लाख रुपए और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर अलाउड हो जाएगा, एंड बैलेंस ऑफ द बुक प्रॉफिट पे आपको 60% अलाउड हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पे नीचे मैंने स्टेप्स दिए हुए हैं, ये भी देख लीजिएगा। कैलकुलेट इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी आफ्टर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन, एड रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, लेस इंटरेस्ट एज जिसका मतलब
मैक्सिमम 12%। और वो जो फिगर आएगी आपकी थर्ड स्टेप में, जो फिगर आएगी वो हमारी कहलाती है बुक प्रॉफिट, और उसके बाद हमें ऊपर वाली लिमिट लगानी है। बेटे ध्यान दीजिएगा मेरी बात का, जो पार्टनरशिप फॉर्म के प्रॉफिट मतलब जैसे बुक प्रॉफिट वगैरह निकालने के बाद जो पार्टनरशिप फॉर्म के हाथ में प्रॉफिट बच गया और उसके ऊपर पार्टनरशिप फॉर्म 30% का टैक्स दे देगी, तो अब 30% का टैक्स देने के बाद जो पार्टनरशिप फॉर्म के पास प्रॉफिट बचेगा और वो प्रॉफिट जब पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। माइंड इट, प्लीज प्लीज मेरी बात का ध्यान दो। सर देखो, पार्टनर्स को तीन चीजें मिल रही हैं, तीन चीजें मिल रही हैं। क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, क्या मिल रहा है? रेम्युनरेशन मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है। ये दोनों उनके लिए पीजीबीपी के हेड में जाएंगे। पार्टनर्स की बात कर रहा हूं, पार्टनर्स की। पार्टनर्स के लिए ये दोनों पीजीबीपी के हेड में जाएंगे और टैक्सेबल भी होंगे। क्या होंगे? टैक्सेबल भी होंगे। लेकिन ये प्रॉफिट पीजीबीपी के हेड में शो करेंगे, लेकिन ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा, ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। देखो सेक्शन 10 क्लॉज 2A, in case of a person being partner of a firm which is separately assessed as such, his share in the total income of a firm shall not be included exempt from tax in computing the total income of such partner। ठीक है सर, समझ में आती है बात? डन है। तो ये मेरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मेरे को बड़ा रहता है, मैं एक बार ये ठीक से करा दूं। तो ये मैंने करा दिया जी। अब आ जाओ 40A पे। 40A पे मेरे 3 या 4 सेक्शन हैं जो फटाफट मेरे को करने हैं। तो सबसे पहले 40A, ऊपर ही हेडिंग पढ़ लेते हैं। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। लास्ट टाइम तो ये बोला था, जरा ध्यान दो, सेक्शन 40 में बोला था 30 to 38 को ओवर रूल कर रहे हैं, यहां पे कह रहा है एक्ट को ओवर रूल कर रहे हैं जी हम। ठीक है, तो क्या कहता है? एक्ट को तो ओवर रूल कर रहे हैं, लेकिन प्रोविजन कहां का? पीजीबीपी का। तो पीजीबीपी जो कर रहा होगा वही तो, उसी के ऊपर तो सेक्शन अप्लाई होगा। तो सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 बात करते हैं उसकी, और उसके बाद 40A3 की बात करेंगे, A3A की बात करेंगे, A7 की बात करेंगे, और A9 की बात करनी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले बहुत ही इजी सा पॉइंट है, क्या कहता है कि अगर आपने स्पेसिफाइड पर्सन, अब स्पेसिफाइड पर्सन कौन होते हैं? सुन लेंगे यार, सुनो। कहता है अगर आपने स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट की और मार्केट रेट से ज्यादा की पेमेंट कर दी, चाहे गुड्स के लिए की चाहे सर्विसेज के लिए की, तो मार्केट रेट से जितने की ज्यादा की पेमेंट की वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब क्या? स्पेसिफाइड पर्सन मिस्टर एक्स स्पेसिफाइड पर्सन है, मार्केट रेट पे कोई चीज मिल रही है 20,000 रुपए की, लेकिन मिस्टर एक्स क्योंकि स्पेसिफाइड पर्सन है, उनसे मैंने वो चीज 30,000 की खरीदी, तो 10,000 डिसअलाउ हो जाएगी। तो सर ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई होगी कि मिस्टर एक्स स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है, वो आप पता लगाएंगे, अभी बताने वाला हूं। तो मिस्टर एक्स स्पेसिफाइड पर्सन है, उनको 30,000 की पेमेंट की है, क्लियरली दे रखा होगा कि मार्केट प्राइस है जी 20,000, तो आप 10,000 डिसअलाउ कर दोगे। अब बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि अगर मिस्टर एक्स स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है, नॉर्मल पर्सन है, और मार्केट रेट 20,000 चल रहा है, तब भी उनसे वो चीज 30,000 में ली है, तब भी अलाउड हो जाएगी, क्योंकि मेरे को वो मेरे लिए रिलेटेड पर्सन नहीं है। तो सर where the payment is made to the following person and the assessing officer is of the opinion that the expenditure is excessive or unreasonable, having regard to the FMV of the goods or services for which the payment is made, or legitimate needs of the business of the assessee, or the benefit derived during by or accruing to him therefrom, so much of the expenditure as is so considered by him, as he so considered by him, मतलब AO ने जो कंसिडर किया to be excessive और unreasonable shall not be allowed as deduction। और इंडिविजुअल के लिए भाई पहला क्या दे रखा है? रिलेटिव। रिलेटिव में कौन? हस्बैंड और जान का दुश्मन। ठीक है, मतलब समझ गए ना? ठीक है, ब्रदर सिस्टर लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट। ब्रदर सिस्टर लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट। लीनियल असेंडेंट लीगल पहले की जनरेशन, आने वाली जनरेशन, मतलब बच्चों के बच्चे भी कवर हैं, मम्मी पापा भी कवर हैं, और दादा दादी भी कवर हैं। अब यहाँ पे रिलेटिव की डेफिनेशन वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाली मत ले जाना, इतनी वाइड डेफिनेशन नहीं है यहाँ की। ठीक है, अब मैं खट गया। ठीक है, तो इतनी वाइड डेफिनेशन नहीं है यहाँ की। ठीक है, उसके बाद कंपनी के लिए रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं? सर कंपनी के लिए ये मत कह दिया करो नलायकों कि शेयर होल्डर रिलेटेड पर्सन होते हैं, हमेशा ये सुनने को मिलता है शेयर होल्डर।
भाई शेयर होल्डर रिलेटेड पर्सन होंगे ना, तो रिलायंस के पता नहीं कितने रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे, जितनी लिस्टेड कंपनियां पता नहीं कितने रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे, वो खरीद ही नहीं पाएंगे बेचारे माल। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनो, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए रिलेटेड पर्सन कौन कौन से हैं, जो बड़े सिलेक्टेड बात करेंगे, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, पार्टनर ऑफ द फर्म। ठीक है ना, कंपनी में जो डायरेक्टर होते हैं वो रिलेटेड पर्सन है, और फर्म के लिए पार्टनर जो है वो रिलेटेड पर्सन है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए और एचयूएफ के, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए मेंबर जो है रिलेटेड पर्सन है, और एचयूएफ के लिए भी उसके जो को पार्टनर वगैरह है, मेंबर्स हैं, वो रिलेटेड पर्सन है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि कंपनी, फर्म, एसोसिएशन और एचयूएफ, इनमें किसी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो भी रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। बस इतना समझिएगा थर्ड पॉइंट तक। तो अगर मैं कंपनी में डायरेक्टर नहीं हूं, लेकिन कंपनी में मेरे 20% या उससे ज्यादा की इक्विटी होल्डिंग है, माइंडेड इक्विटी होल्डिंग। सर ये इक्विटी होल्डिंग कहां से पढ़ के बता रहे हो? बेटे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है, देखो ठीक है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो अगर मेरे पास 20% या उससे ज्यादा की इक्विटी शेयर होल्डिंग है तो मैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला बंदा माना जाऊंगा। पार्टनरशिप फर्म है तो मेरे पास तो उसके कंट्रोल करने के, जैसे क्या कहता है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बेनिफिशियली एंटाइटल टू नॉट लेस देन 20% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस और प्रोफेशन। तो अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो ये तो ऐसे ही पार्टनर बन जाएगा। ठीक है जी, तो सेक्शन 40A2 मैंने कर लिया। आगे चलने सर, इस पे मेरे पास कुछ बातें करने के लिए ज्यादा है। पेमेंट एक्सीडिंग 10,000, बेटे यहां पे क्या है कि अगर आपने कोई खर्चा किया, बिजनेस का खर्चा कर रहे हो, अब यहां पे मैं सीधी सीधी बात कहूं ना, तो मतलब टिपिकली लॉ की स्ट्रिक्ट लैंग्वेज को पकड़ के रहूं, तो यहां पे इसने कहा है कि अगर आप बिजनेस का खर्चा कर रहे हैं और अगर वो खर्चा 10,000 से ज्यादा का है और आपने अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, IMPS, UPI, गूगल पे वगैरह जो सारी चीजें हैं, तो समझ में आ रही है, उससे अगर नहीं किया तो वो खर्चा डिसअलाउ कर देंगे। तो यहां पे अगर मैं कहूं ना, एक चीज आती है जिसका नाम है क्रॉस चेक। क्या होता है क्रॉस चेक? मैं लॉ का टीचर नहीं हूं तो मेरे से तो पंगे लेना मत, ठीक है? तो मैं फालतू की बातें नहीं कर पाऊंगा कि टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग क्या होती है चेक में, तो मेरे को इतना नहीं पता। मेरे को बस पता है अकाउंट पे ही चेक और अकाउंट पे ही ड्राफ्ट के बारे में यहां पे लिखा, तो मैं उसके बारे में ही बात करूंगा। तो अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, अकाउंट पे ही चेक, और इलेक्ट्रॉनिक मोड से अगर आपने पेमेंट नहीं की, 10,000 से ज्यादा की पेमेंट है और इलेक्ट्रॉनिक मोड से और अकाउंट पे ही चेक, बैंक ड्राफ्ट से नहीं पेमेंट की, तो वो खर्चा आपको डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी छोटी कुछ बातें हैं। कहते हैं खर्चा, पहली बात क्या कही? खर्चा। ठीक है, अब यहां पे लिखा हुआ है एनी एक्सपेंडिचर। अब एनी एक्सपेंडिचर, तो ये एनी एक्सपेंडिचर कैपिटल या रेवेन्यू? तो बेटे पहले तो ये बात क्लियर करनी पड़ती थी, अब क्लियर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो, मैं डेप्रिसिएशन जब लास्ट क्लास में करा रहा था तो वहां पे एक्चुअल कॉस्ट की डेफिनेशन में उन्होंने डाल दिया कि कोई भी आपने असेट खरीदा, ठीक है ना, तो वो 10,000 से ऊपर से की ज्यादा की पेमेंट अगर आपने कैश में की, देन इन दैट केस वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट ही नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे अब सारे के सारे कौन से खर्चे आ रहे हैं? रेवेन्यू नेचर के। तो अगर आपने कोई रेवेन्यू नेचर का खर्चा किया 10,000 से ज्यादा का, तो पहली बात तो खर्चा कितने का होना चाहिए? 10,000 से ज्यादा का। उसके लिए पेमेंट, अब पेमेंट एक या एक से ज्यादा, कहता है पेमेंट एक की हो या एक से ज्यादा की हो, और एक दिन में, दिन भी क्या, एक दिन में एक से ज्यादा, एक पेमेंट या एक से ज्यादा पेमेंट की है आपने और वो 10,000 से ज्यादा की हो गई, तो वो आपका खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। तो वेयर असेसी इंकर्स एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक और बैंक ड्राफ्ट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट, ठीक है ना, तो उस केस में आपकी नो डिडक्शन shall be allowed in respect of such expenditure। ठीक है जी। ऑल्दो कहता है, अब आपके नीचे यहाँ पे 7 पॉइंट्स आ रहे हैं, वेयर अगर आप पेमेंट 10,000 से ज्यादा की कैश में भी कर देंगे तब भी आपका खर्चा अलाउड हो जाएगा। क्या? जहां पे आप पेमेंट गवर्नमेंट को कर रहे हैं, RBI को, SBI को, कोऑपरेटिव बैंक को, LIC को कर रहे हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड वगैरह ये सारी चीजें तो निपटा ली हम लोगों ने, ठीक है। जहां पे आप परचेज कर रहे हैं एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोडक्ट, प्रोड्यूस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिश और फिश प्रोडक्ट, ये चीजें अगर आप खरीद रहे हैं और 10,000 से, मतलब क्या, आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदते हैं,
आपका काम ही है ट्रेडिंग का। तो अगर वहाँ पे आप 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट कैश में भी कर देते हैं और खर्चा क्लेम कर रहे हैं, आपको अलाउ हो जाएगा। वेयर द पेमेंट इज मेड फॉर द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस विदाउट द एड ऑफ पावर इन अ कॉटेज इंडस्ट्री। तो कॉटेज इंडस्ट्री के कोई प्रोडक्ट खरीदें, यहाँ पे पावर यूज नहीं होती है, तो उसमें भी आपका खर्चा 10,000 से ज़्यादा अलाउड हो जाएगा। अपने खादी ग्रामोद्योग वगैरह ऐसे कुछ खरीदा तो पेमेंट मेड टू इन विलेज और टाउन विच इज नॉट सर्व्ड बाय बैंक। ठीक है, आपने ऐसी जगह पेमेंट करनी थी जहाँ पे बैंक है नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मोदी जी ने अब इतना तो खैर पता नहीं है, पॉइंट नंबर 5 तो समझ लेना। ठीक है, पेमेंट टू एन एम्प्लॉय और हिज लीगल हायर ऑन रिटायरमेंट रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनल बेनिफिट। वो जो रिटायरमेंट के टाइम पे जो बेनिफिट दिए जाते हैं ना, वहाँ पे 50,000 तक का पेमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कैश में भी कर सकता है और वो खर्चा अलाउड हो जाएगा। पेमेंट बाय वे ऑफ एडजस्टमेंट अगेंस्ट द लायबिलिटी फॉर द गुड्स और सर्विसेज। मैंने तेरे से गुड्स लिए और तूने मेरे से गुड्स लिए और हम लोगों ने एडजस्टमेंट एंट्री पास की, वहाँ पे तो वैसे भी कैश का आदान प्रदान नहीं हुआ, तो वहाँ पे भी हमारा खर्चा अलाउड हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये 10,000 वाली लिमिट जो है ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए, ये वाली लिमिट क्या मानी जाएगी? 35,000 मानी जाएगी। चलो जी ठीक है जी, आगे 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 आगे। ये वाला सेक्शन आपने नहीं करना है, मैं सिर्फ नॉलेज के लिए स्टूडेंट्स को गो थ्रू करा देता हूँ, आप लोग नहीं करेंगे प्लीज। ठीक है, उसके बाद हाँ ये पॉइंट अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा। 21, 22 और 23। ठीक है, मैंने यहाँ पे खर्चा किया 50,000 रुपये का, और क्योंकि मेरी अकाउंटिंग, अच्छा मैंने सेक्शन 145 भी कराना है, नेक्स्ट क्लास में टेकअप करूंगा या अभी कर लूंगा। ठीक है, मेरी अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे होती है, तो मैंने खर्चा बुक कर दिया लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की। अब खर्चा बुक कर दिया, 31 अक्टूबर आई, मैंने अपनी रिटर्न भी फाइल कर दीजिए, और खर्चा बुक किया हुआ था तो एक्रूअल बेसिस पे अलाउ होना था, मैंने खर्चा क्लेम कर लिया। उसके बाद मैंने बाद में 15 नवंबर को क्या किया, इस खर्चे को पूरा 50,000 का कैश में पे कर दिया। क्या ये खर्चा अलाउ हो जाएगा? सर खर्चा तो पहले ही अलाउ हो चुका, खर्चा तो आप पहले ही अलाउ करा चुके। जब आपका खर्चा पहले ही अलाउ हो चुका, समझिएगा इस बात को, जब आपका इस ईयर में पहले ही वो खर्चा अलाउ हो चुका, तो अब खर्चा अलाउ कराने की तो बात ही नहीं आएगी, रिटर्न वगैरह फाइल हो चुकी। तो ये कह रहा है कि अगर आपने कोई खर्चा प्रीवियस ईयर 21, 22 में बुक कर दिया था और उसके लिए पेमेंट अब आप कर रहे हैं और 10,000 से ज्यादा की कर रहे हैं इन कैश, इन दैट केस वो जो ज्यादा पेमेंट आप कर रहे हैं वो आपकी इस साल की किसकी, इस साल की ईयर 22, 23 की आपकी इनकम मान ली जाएगी। क्या मान ली जाएगी? इनकम मान ली जाएगी। तो जरा ध्यान दीजिएगा, वेयर एन अलाउंस हैज बीन मेड इन एनी प्रीवियस ईयर and assessee made a payment or aggregate of payment in a day exceed rupees 10,000 in any subsequent previous year otherwise than by account pay check, the payment so made, अब जरा इसको हाईलाइट करते हैं, the payment so made shall be deemed to be the profit and gains of a business or profession of that previous year। क्लियर है सर? होप सो मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। डन है जी, चलिए डन। नेक्स्ट देखिएगा फटाफट 48.7 अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो ग्रेजुटी, भाई मेरा पेन, ग्रेजुटी जो है अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड, अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड की बात क्या मतलब है? अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड में बस इतना ही फर्क है, जो ग्रेजुटी एक्ट में अप्रूव्ड है और इस वजह से आप अपने एम्प्लॉयज के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मतलब ग्रेजुटी एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, दैट्स व्हाई यू आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर योर एम्प्लॉयज, तो वो अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड हो गया। और अनअप्रूव्ड कि आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता और आपने अपने आप को ग्रेजुटी एक्ट में रजिस्टर भी नहीं कराया, स्टिल यू आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर योर एम्प्लॉयज इन ग्रेजुटी फंड। तो अगर अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड आपने बनाया है तो उस केस में जो आप ग्रेजुटी फंड में पैसा डलवाते हैं वो पीएनएल में प्रोविजन आपका अलाउड हो जाएगा, वो आपका प्रोविजन अलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अनअप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड बना रखा है और उसमें अगर आप पैसा डलवाते हैं तो जैसे जैसे आप प्रोविजन बनाते हैं और पैसा डालते जाते हैं वो उस टाइम पे अलाउड नहीं होगा जब आप उसमें से पैसा निकाल के अपने एम्प्लॉय को पे कर देंगे। तो इस वाले केस में जब आप अपने एम्प्लॉय को पैसा एक्चुअल में पे करेंगे उस साल में वो सारा का सारा खर्चा इकट्ठा अलाउड हो जाएगा। जबकि अप्रूव्ड वाले केस में, अप्रूव्ड वाले केस में क्या होने वाला है, अप्रूव्ड वाले केस में आप जैसे जैसे कंट्रीब्यूट करते रहेंगे वैसे वैसे आपका खर्चा अलाउड हो जाएगा। तो नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर द प्रोविजन
of gratuity or to an unapproved fund, although provision is allowed for the approved gratuity fund. If assessee is not having approved gratuity fund, deduction shall be allowed when it become actually payable to an employee during the previous year, even if provision is made on the valuation of the actuarial. Such provision is not allowed till it is made for the approved gratuity fund. तो सर एक्चुरियल के थ्रू आप सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लें, लेकिन वो अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड के लिए नहीं है, तो भी वो खर्चा आपका अलाउड नहीं होगा। ये हो गया जी सर 40A7। ठीक है, उसके बाद 40A9 हम लोगों ने कर लिया था, वो था अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए 80 CCD में कंट्रीब्यूट करता है तो वो मैक्सिमम 10% तक अलाउड है, उससे ज़्यादा डिसअलाउ हो जाएगा। तो मेरे ये 2 सेक्शन खत्म हो गए। अब मेरा आता है बहुत इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन डिसअलाउंस का, वो है 43B। तो 43B की फाउंडेशन समझ लीजिएगा। मैं 43B को बहुत डिटेल में 1-1.5 घंटा लग जाता है, यहाँ पे मैं सारे खर्चों की बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। ठीक है, 43B सर्टेन अलाउंसेस अलाउड ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटे, यहाँ पे मेरा एक सेक्शन और कवर हो जाएगा। मैं होम पे जाता हूँ और एक सेक्शन हो जाएगा मेरा कवर जिसका नाम है 145। ये देखो, ये देखो, मेरी बात समझना ज़रा ध्यान से। जब मैं हेड्स पढ़ा रहा होता हूँ, जब भी कोई हेड टेकअप करता हूँ तो वहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहला हेड हमारा सैलरी हो गया, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी हो गया, PGBP हो गया, कैप गेन हो गया, IOS हो गया। ठीक है, हर हेड बेटे, अब हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम टैक्सेशन की बात कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग में तो बाय डिफॉल्ट आपको अकाउंटिंग कैसे करनी पड़ती है, एक्रूअल बेसिस में। मतलब जैसे ही खर्चा और इनकम आपकी ड्यू हो गई वैसे ही आप अपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बेसिस पे प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। लेकिन इनकम टैक्स में जो भी हेड आप पढ़ रहे हैं उस हेड में बताएगा कि इनकम कैसे टैक्सेबल होनी है, वेदर इट्स विल बी टैक्सेबल ऑन एक्रूअल बेसिस और ऑन रिसिट बेसिस। जैसे अगर सैलरी की बात करूं तो यहाँ पे ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे टैक्सेबल है। सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन कहता है। हाउस प्रॉपर्टी में जब हम एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल सेक्शन 23 में बात करते हैं तो यहाँ पे भी रिसीवेबल के बेसिस पे टैक्सेबल है। कैपिटल गेन सेक्शन 45, ठीक है ना, वहाँ पे बहुत सारे सब सेक्शन है, सब सेक्शन 1 है, 1A है, 2, 3, ठीक है ना, बहुत सारी चलते रहेंगे, 2A भी। तो वहां पे जो जनरल सेक्शन है 45(1 वो तो ये कहता है कि जिस साल में आपने असेट ट्रांसफर किया, whether you have received the money or not, it will be taxable in that previous year, जिस साल में आपने ट्रांसफर किया। ऑल्दो एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जैसे 1A में इंश्योरेंस के केस में तो इंश्योरेंस का पैसा जब मिलेगा जब टैक्सेबल होगा। तो 5A है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे तो यहाँ पे भी अपनी टैक्सेबिलिटी की बात होगी, यहाँ पे भी होगी। अब बात करते हैं इन दोनों हेड की, कैप गेन की और सॉरी PGBP की और IOS की। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, सेक्शन 145 आता है। कौन सा आता है? सेक्शन 145। सेक्शन 145 कहता है भाई इन दोनों हेड्स के लिए जो इनकम आपने दिखानी है वो बाय डिफॉल्ट तो आपने ड्यू बेसिस पे दिखानी है, जो हम कह रहे हैं कि ड्यू बेसिस पे दिखानी है। आप चाहें तो कैश बेसिस पे भी दिखा सकते हैं, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा, उस हिसाब से अडॉप्ट कर लेना, ठीक है। तो 145 क्या कह रहा है? मेथड ऑफ अकाउंटिंग, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड PGBP और IOS शैल बी कंप्यूटेड ऑन कैश बेसिस और मर्केंटाइल बेसिस, जो आपको अच्छी लगे। रेगुलर एम्प्लॉयड बाय असेसी बाय डिफॉल्ट मर्केंटाइल बेसिस मानी जाती है, क्योंकि अकाउंटिंग भी आपकी वैसी चल रही होती है, लेकिन आप कैश भी ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, जैसे हमारे पास अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड AS वगैरह है, इनकम टैक्स वालों ने भी अपनी पूरी जी जान लगाई है और इन्होंने इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड बनाए हैं। 10 आपको वो फॉलो करते हुए PGBP की इनकम कैलकुलेट करनी है। अगर आपने PGBP की इनकम ICDS को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए नहीं कैलकुलेट की, तो उस केस में क्या होगा? वेयर असेसिंग ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड अबाउट द करेक्टनेस कंप्लीटनेस ऑफ द अकाउंट और वेयर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1 हैज नॉट बीन रेगुलरली फॉलोड और इनकम हैज नॉट बीन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द ICDS notified under subsection 2, assessee may AO may make an assessment under the provision of 144।
144 के अकॉर्डिंग हम आपकी असेसमेंट करवा सकते हैं। मतलब वो कहता है कि मेरे को तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही, मैं अपने हिसाब से करूंगा, और उसका हिसाब होता है BJA, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। मेरे को तुम्हारी बातें पर लेनी पड़ रही, मैं अपने हिसाब से करूंगा। 145A मैंने ब्लैक वर्ड्स में किया हुआ है, गो थ्रू भी नहीं करने की जरूरत, छोड़ देना। ठीक है, अब मैं क्यों कह रहा हूं, ये सारी बातें मैंने कर ली, जरा ध्यान से सुनो अब मेरी बात, ध्यान से सुनो। आज तो राइटिंग ही नहीं अच्छी आ रही, पता नहीं क्या हो गया। सेक्शन 43B, सेक्शन 43B क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज मेरी बात। प्रीवियस ईयर है आपका 21-22 और असेसमेंट ईयर है 22-23 और रिटर्न आपकी जानी है 31 अक्टूबर 2022 को। कहता है वैसे आपके खर्चे ड्यू बेसिस पे अलाउड है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपका प्रीवियस ईयर, ये जो प्रीवियस ईयर है 20-21, इसमें जो भी आप खर्चे कर रहे हैं ड्यू बेसिस पे अलाउ करवा लीजिएगा। लेकिन अब हम आपको 7 खर्चे बता रहे हैं, 7 खर्चे बता रहे हैं। ये 7 खर्चे अगर इस प्रीवियस ईयर के हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेगा, ये 7 खर्चे अगर 21-22 प्रीवियस ईयर के हैं तो मैक्स टू मैक्स ये 21-22 की रिटर्न की ड्यू डेट तक अगर पे हो जाएंगे तो ये खर्चे इसी साल हम आपको अलाउ कर देंगे। अदरवाइज ये खर्चे इस साल अलाउ ना होके जिस साल में पे करोगे उस प्रीवियस ईयर में अलाउ होंगे। तो अगर ये 7 खर्चे, मेरे को नहीं पता ये 7 खर्चे कौन से हैं, ये 7 खर्चे अगर आपने इस डेट तक भी पे कर दिए, इस डेट तक भी पे कर दिए, तो कितना बड़ी कवरेज हो गई है, ये पूरी बड़ी कवरेज हो गई है। इस डेट तक भी अगर आपने पे कर दिए तो हमें ये सारे खर्चों की अलाउंस, ये सारे खर्चों की अलाउंस 21-22 में ही मिल जाएगी। अदरवाइज जब पे करेंगे जब मिलेगी। मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। ये बातें सारी चीज़ें नोट्स में लिखी हुई हैं, अगर आप नोट्स ध्यान से पढ़ते हैं तो। 21-22 जो रिटर्न है, 21-22 जो प्रीवियस ईयर है, इसकी रिटर्न की ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2022। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जो 22-23 प्रीवियस ईयर है इसकी रिटर्न की ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2023। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पे एक खर्चा था ये वाला, यहां पे होना था, आपने इसे पता है कब पे किया, बहुत ध्यान से सुनना, आपने इसे पे किया 15 नवंबर 23 को। बहुत ध्यान से सोच के समझ के अपने आप से जवाब देना, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो कि ये खर्चा कब, कौन से प्रीवियस ईयर में अलाउड होगा, ये खर्चा कौन से प्रीवियस ईयर में अलाउड होगा। ठीक है, कौन से प्रीवियस ईयर में अलाउड होगा, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर ये खर्चा, यही वाला खर्चा, ये इस साल का खर्चा, कौन से साल का खर्चा, 21-22 का खर्चा, ये मैंने पे किया 15 जुलाई 2023 को। ठीक है ना, एक लिया है 15 नवंबर 2023 को और एक लिया है 15 जुलाई 2023 को। तो कब खर्चा अलाउड होगा, प्रीवियस ईयर। इस केस के लिए कौन सा प्रीवियस ईयर आएगा जल्दी बताओ, ठीक है ना, और इस केस के लिए कौन सा प्रीवियस आएगा जल्दी बताओ। तो सर अगर आपने अपना आंसर सोच लिया है तो मेरे को भी अपना आंसर लिख के बता देना, और मेरे हिसाब से नहीं बेटे, इसका आंसर होगा कि प्रीवियस ईयर 23-24 में ही आपका खर्चा अलाउड होगा। इसके लिए भी यही आंसर है और इसके लिए भी यही आंसर है। सर उसमें तो रिटर्न फाइलिंग के बाद हो रहा है बेटे, रिटर्न फाइलिंग, वही तो मैं कह रहा हूं नालायको, जिस साल का खर्चा है उस साल की रिटर्न फाइलिंग देखनी है, जिस साल का खर्चा है उस साल की रिटर्न फाइलिंग देखनी है। फटाफट 43B पे आते हैं। हाँ जी, 43B, certain deduction allowed on actual payment basis notwithstanding anything contained in any other provision of this act, following some are allowed as deduction in the previous year in which they are actually paid। तो ये कह रहा है कि जिस साल में खर्चा पे किया जाएगा उसी साल में अलाउड होगा। सर आपने रिटर्न फाइलिंग वाली बात कही थी, कोई बात नहीं बेटे, वो भी दिखा देता हूं। above provision shall not apply in case the sum is paid before the due date of furnishing return of income of the previous year in which such liability was incurred। For this proof of payment has to be attached along with return। अब क्या लैपटॉप के साथ स्टेपलर मारेगा भाई, नहीं, उसकी डिटेल देनी होती है बस।
ठीक है ना। और रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट आए हाय अक्टूबर में कब से 30 दिन होने लगे, ये 31 अक्टूबर है। ठीक है, ठीक कर लेना इसे, 31 अक्टूबर ऑफ दी प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो हमें ये 7 खर्चे पेड बेसिस पे अलाउड होते हैं, लेकिन इनकम टैक्स वालों ने थोड़ी सी रियायत बरतते हुए, थोड़ा सा लिबरल होते हुए इनको कहा कि जिस साल के खर्चे हैं उस साल की रिटर्न की ड्यू डेट तक भी अगर आपने ये खर्चे पे कर दिए तब भी हम आपको उसी साल में अलाउड कर देंगे। कौन कौन से खर्चे हैं सर? कोई टैक्स है जो आपका खर्चा बनता है, कोई टैक्स है जो आपका खर्चा बनता है, वो खर्चा आपका पेड बेसिस पे अलाउड होगा। एग्जांपल ले लेते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। तो सर म्युनिसिपल टैक्स बेटे ऑफिस बिल्डिंग का आप म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहे हो ना, ठीक है ना। उसके बाद एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी पीएफ, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी पीएफ वो भी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक अगर आपने पे कर दिया तो वो खर्चा उसी साल में अलाउड हो जाएगा। ध्यान दो, ध्यान दो, लास्ट क्लास में किया था हम लोगों ने, क्या किया था लास्ट क्लास में? सेक्शन 36 उसका क्लॉज सबसेक्शन 1 क्लॉज VA, वहां पे लिखा हुआ था कि अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है तो वो खर्चा तभी अलाउड होगा जब उसकी रिस्पेक्टिव वेलफेयर फंड की ड्यू डेट तक जमा हो जाएगा। लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक भी जमा हो गया तब भी खर्चा अलाउड हो जाएगा, उसके बाद भी वो तो भी अलाउड हो जाएगा। बोनस और कमीशन पेबल टू एम्प्लॉय, सर जरा ध्यान देना, मेरे एम्प्लॉई हैं जो मार्केटिंग वाले एम्प्लॉई हैं, उनको भी मैं कहता हूं 1000 पीस से ज्यादा बेचो तुम्हें कमीशन दूंगा। और एक मेरे एजेंट भी हैं जिनको कहता हूं भाई 1000 पीस से ज्यादा बेचो तुम्हें मैं कमीशन दूंगा। तो एजेंट वाला कमीशन तो ड्यू बेसिस पे अलाउड हो जाएगा, लेकिन एम्प्लॉयज वाला कमीशन जो है वो केवल और केवल पेड बेसिस पे अलाउड होगा। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक दे दिया तो उसी साल अलाउड हो जाएगा, अदरवाइज जब पे करूंगा जब अलाउड हो जाएगा। सर किसी कोई लोन ले रखा है, कोई एडवांस ले रखा है, किससे? बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और उसका इंटरेस्ट पे करना है तो वो इंटरेस्ट भी पेड बेसिस पे अलाउड होगा। डन। एनी सम पेबल बाय द एम्प्लॉयर इन ल्यू ऑफ द क्रेडिट, लीव एनकैशमेंट का पैसा, तो लीव एनकैशमेंट का पैसा एम्प्लॉयर को खर्चा अलाउड हो जाता है, लेकिन प्रोविजनल बेसिस पे नहीं होगा। भैया इसकी इतनी छुट्टियां खट्टी हो गई है तो प्रोविजन बना दो, देना तो पड़ेगा नहीं, जब देगा जब खर्चा अलाउड होगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से लास्ट पॉइंट है एनी सम पेबल बाय द असेसी टू द इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे ने अपनी रिकवरी के लिए बॉन्ड डलवा दिया। मेरा माल जो है ना मालगाड़ी से जाता है इधर से उधर, तो उसका फ्रेट का खर्चा मैं क्लेम करता हूं अपने PNL में। तो अगर इंडियन रेलवे को वो फ्रेट का खर्चा पे कर रहा हूं तो वो खर्चा तभी अलाउ होगा जब एक्चुअल में रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक पे कर दिया हो, तभी तो मेरे रिटर्न में अलाउड हो जाएगा, अदरवाइज जब पे करूंगा जब अलाउड होगा। ठीक है भाई, तो ये मेरा 43B भी हो गया। उसके बाद ना ये जो नॉलेज सेशन के पॉइंट है ना जलील लोगों, ये नॉलेज सेशन के ये 2 पॉइंट और ये 3 एग्जाम्पल जरा ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना। और ये थर्ड वाला एग्जाम्पल तुम्हें शायद समझ में ना आए, और अगर नहीं समझ में आएगा तो क्या करना, चैट बॉक्स में डाल देना अपने नंबर के साथ, हम आपको कॉल करके समझा देंगे। ठीक है जी, चलो जी, ये समझ में आ गई बात। चलो ये डन 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 डन, तो मेरा ये काम हो गया। उसके बाद मेरे को आपको क्या कराना था, मेरे को आपको 145 भी मैंने करा दिया, मैं करा रहा हूँ 35 AD। थोड़ी सी लंबी है क्लास लेकिन खत्म करेंगे आज ये। हाँ जी, क्लास ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 35 AD फटाफट खत्म करते हैं। ये 3-4 लैंडस्केप पेजेस में मैंने 35 AD कवर करने की कोशिश की है, बेयर एक्ट में काफ़ी बड़ा है। तो सबसे बड़ी बात 35 AD में क्या कहा हुआ है, पहले ओवरव्यू लेते हैं। 35 AD कहता है कि ये 14 टाइप के बिजनेस आप कीजिए तो आपका जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो हम सारा का सारा एक साथ अलाउड कर देंगे। मतलब क्या कि अगर इन 14 बिजनेसेस में से मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे को कोई डेप्रिसिएशन क्लेम करने की जरूरत नहीं है। जिस साल मैंने बिजनेस शुरू किया और जो मेरा खर्चा आ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी हुआ है, मैं सीधा PNL में डाल दूं, और PNL में डालते के साथ ही मेरा क्या आ जाएगा, लॉस, क्योंकि पहले साल में इतने प्रॉफिट तो आएंगे नहीं, तो लॉसेस चलते जाएंगे और उनको मैं कैरी फॉरवर्ड करता जाऊंगा, और उनको मैं कैरी फॉरवर्ड करते हुए आगे वाले प्रॉफिट्स के साथ एडजस्ट करते जाऊंगा। तो सर ये लॉसेस कितने टाइम तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं? बेटे 35 AD के जो बिजनेसेस होते हैं वो इनडेफिनेट पीरियड तक लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, लेकिन लॉस कैरी फॉरवर्ड होने के बाद जो सेटअप होंगे वो 35 AD वाले ही किसी बिजनेस के साथ सेटअप हो सकते हैं। हाँ ये जरूर है कि 35 AD का एक बिजनेस बंद कर दिया आपने, दूसरा शुरू कर लिया 35 AD में ही, तो वो लॉस सेटअप हो जाएगा, लेकिन होने चाहिए 35 AD के ही। आप 35 AD के बिजनेस से अब बाहर नहीं निकल सकते। अब 35 AD के बिजनेसेस में 14 बिजनेसेस दिए हुए हैं, 14 बिजनेसेस में से 12 बिजनेस ऐसे हैं जो कोई भी कर ले, मतलब एनी एसएससी
7 एसएससी है हमारे पास, 7% की डेफिनेशन में 7 लोग हैं, वो 7 में से कोई भी कर ले आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू की मिलती है, लेकिन 2 बिजनेसेस ऐसे दिए गए हैं, टोटल 14 है, तो 2 बिजनेस ऐसे दिए गए हैं जो कि कंपनी को या ग्रुप ऑफ कंपनी को या गवर्नमेंट अगर कोई बॉडी बनाती है वो बॉडी को ही वो डिडक्शन मिलेगी, क्योंकि वो बिजनेस ही इतने बड़े बड़े हैं कि वो कंपनी ही नॉर्मली कर सकती है। ठीक है, तो फटाफट ये 14 बिजनेसेस की बात करें तो 12 बिजनेसेस इधर सबको अलाउड है और 2 बिजनेसेस उनको। अब सर ये क्या 14 बिजनेसेस मेरे को रटने पड़ेंगे? नहीं बेटे, रटने नहीं है, याद रखने कि ये 14 बिजनेस मतलब आप 4-5 बार पढ़ोगे ना तो आपको फिर पेपर में देख के याद आ जाएगा, हाँ यार ये 35 AD वाला बिजनेस है। ठीक है, तो 35 AD वाला बिजनेस, पहला बिजनेस कोल्ड चेन फैसिलिटी। कोल्ड चेन फैसिलिटी की बहुत डिटेल में डेफिनेशन दे रखी है, लास्ट में 3rd या 4th पेज पे मैंने लगा रखी होगी, वो हम देखेंगे। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बनाते हैं आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए, ठीक है ना, तो भी आपका 35 AD का बिजनेस है और आपको 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर की डायरेक्शन मिल जाएगी। 2 स्टार और अबव कैटेगरी का अगर आप होटल बनाते हैं जो कि क्लासीफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक्चुअली ये पॉइंट आया था जहां तक मेरे को ध्यान आता है कॉमनवेल्थ टाइम के गेम पे, कॉमनवेल्थ गेम हुए थे ना उस टाइम पे आया था ये वाला, उच्च नाम हमने डाला था। ठीक है, हॉस्पिटल बनवाते हैं जिसमें एटलीस्ट 100 बेड हो पेशेंट्स के लिए, वो भी आ जाएगा। हाउसिंग प्रोजेक्ट, अब यहां पे हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर स्लम रीडेवलपमेंट और रिहेबिलिटेशन फ्रेम्ड बाय द सीजी और एसजी, ठीक है ना। उसके बाद अफोर्डेबल हाउसिंग फ्रेम्ड बाय द सीजी और एसजी, हाउसिंग प्रोजेक्ट है ये भी, और वो भी हाउसिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन वो डेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन में है और ये अफोर्डेबल हाउसिंग में। ठीक है जी, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया, इनलैंड कंटेनर डिपो अप्रूव्ड अंडर द कस्टम एक्ट, ठीक है ना। इनलैंड कंटेनर डिपो, भाई जो हम लोगों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हुए जो माल रखना होता है ना, ठीक है ना, वो कस्टम वेयर हाउस में रखना होता है। अब कस्टम के वेयर हाउस पढ़ने लगे छोटे, तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट वेयर हाउस भी बनेंगे, इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन बनेंगे। अगर कस्टम एक्ट के अंडर आपने उसे अप्रूव करा लिया तो उनको बनाने के लिए जो भी आपका कैपेक्स आया होगा 100% हम आपको अलाउ कर देंगे। बी कीपिंग का बिजनेस है, प्रोडक्शन ऑफ हनी बी वैक्स, वो भी 35 AD में आ गया। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ शुगर, सर शुगर एक प्रोसेस प्रोडक्ट है, इट इज नॉट अ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। शुगर केन एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो ऊपर वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात हुई है और यहाँ पे वेयर हाउसिंग फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर हुई है। स्लरी पाइपलाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर एंड सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब वेफर वो खाने वाला वेफर की बात नहीं हो रही, सेमी कंडक्टर चिप्स बनती हैं, अगर वो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं तो उसके लिए भी 100% कैपेक्स हम आपका अलाउ कर देंगे। तो किस किस को ये डिडक्शन मिलेगी? सर डिडक्शन टू ऑल, अवेलेबल टू ऑल एसएससी, ठीक है। उसके बाद 2 बिजनेसेस, बड़े बड़े भयंकर बिजनेसेस, लेइंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस और क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटीज। ठीक है सर, मैं तेल लेके आ रहा हूं, कहां से लेके आ रहा हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं भाई, एग्जाम्पल ही ले रहा हूं प्लीज आपको समझाने के लिए, श्रीलंका से इंडिया में लेके आ रहा हूं, तो इतनी बड़ी पाइपलाइन नेटवर्क मैंने बिछाया है, ठीक है ना, समुद्र में कहीं से लेके आ रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे इंडियन ओशन वगैरह की तरफ से, तो वो जो पाइपलाइन नेटवर्क बिछी है उसके लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ वो आपको अलाउड हो जाएगा। अब ऐसा काम कौन कर सकता है आप समझ सकते हो ना, तो डिडक्शन किसको मिलेगी? कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया और बाय अ कंसोर्टियम ऑफ सच कंपनी। कंसोर्टियम ऑफ सच कंपनी मतलब इंडियन कंपनीज के ग्रुप ने मिलकर अगर ये काम किया, कंसोर्टियम ऑफ सच कंपनीज, ठीक है ना। और किसको मिलेगी? बाय एन अथॉरिटी, बोर्ड और कॉर्पोरेशन और एनी अदर बॉडी स्टैब्लिश और कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी स्टेट और सेंट्रल एक्ट, ठीक है सर। दूसरा बिजनेस कौन सा है जरा ध्यान से सुनिएगा, डेवलपिंग, ये मैंने अंडरलाइन तो नहीं किया था, अच्छा अपने आप हो रहा है ये, डेवलपिंग और मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग, और डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। डेवलपिंग के बाद और आया, ठीक है ना, उसके बाद डेवलपिंग और मेंटेनिंग, उसके बाद एंड ऑपरेटिंग और डेवलपिंग, ठीक है ना। तो डेवलपिंग और मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग, और डेवलपिंग मेंटेनिंग ऑपरेटिंग, कोई डेवलप कर ले तो भी उसे डिडक्शन मिलेगी, मेंटेन और ऑपरेट करे तो भी डिडक्शन मिलेगी, डेवलप मेंटेन ऑपरेट करे तो भी उसे डिडक्शन मिल जाएगी। क्या? न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, और उसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब एक बात बताओ,
जब हम बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने 35 एडी का बिजनेस करना है, तो 35 एडी के बिजनेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। आपके पास पैसे फालतू पड़े थे जी, आपने पैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में लगा दिए वो पैसे, तो क्या आपको डिडक्शन मिलनी चाहिए? सर नहीं मिलनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद आपने कोई वेयर हाउस बनाया, वेयर हाउस के लिए आपने लैंड खरीदी, लैंड अगर कल को ये बिजनेस बंद कर भी देते हो तो लैंड तो एज इट इज रहेगी, तो लैंड की भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट कहाँ पे गया? पता नहीं कहाँ गया, एक मिनट, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ पहले वो तो करवा दूं। अरे यार ये रहा, हाँ नोट्स में पहला पॉइंट देखिएगा, नोट्स में आइएगा, पहले पेज नंबर 3 पे हूं मैं, ठीक है। कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर शैल नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपने इन 3 चीजों पे किया, लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। कोल्ड चेन फैसिलिटी का क्या मतलब है? कहता है मीन्स चेन ऑफ फैसिलिटी फॉर स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मीट एंड मीट प्रोडक्ट, पोल्ट्री, मरीन, डेयरी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर, प्रोसेस फूड आइटम, सर रेडी टू ईट मील वगैरह फूड होते हैं, वो भी आपके कोल्ड चेन फैसिलिटी में आ जाएंगे। तो उनकी स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन को इन्होंने कहा कोल्ड चेन फैसिलिटी होती है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहां पे लिखा हुआ 2 सितारा 2 स्टार और अबव कैटेगरी का होटल बनना चाहिए। अब होटल बनाते हुए खर्चा पहले करना पड़ेगा या बाद में होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर तो पहले ही हो चुका होगा ना। तो जब वो बिजनेस शुरू होगा उससे पहले ही कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चुका होगा। तो ये बस इतनी बात कह रहा है थर्ड पॉइंट में, कहने लगा कैपिटल एक्सपेंडिचर हम आपको सारा का सारा अलाउ करेंगे, जिस दिन आपने बिजनेस शुरू किया है उस दिन उसे कैपिटलाइज कर देना। ठीक है जी, कैपिटलाइज तो करना ही करना पड़ेगा, हमें अकाउंट्स में भी यही सिखाया गया। बिल्डिंग बन रही हो तो उसका जो मटेरियल आता जा रहा है, सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड वगैरह जो भी आती जा रही है, पहले वर्क इन प्रोग्रेस डाल दो, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डाल दो, जिस दिन बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। तो वेयर एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ इट्स ऑपरेशन, इट शैल बी अलाउड एज डिडक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन विच ही कमेंसेस द ऑपरेशन ऑफ हिज बिजनेस, specified business, if the amount is capitalized in the books of account of the assessee on the date of commencement of operation। ठीक है जी सर। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? वही भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ भी कर लो, लेकिन 10,000 से ज्यादा का कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर कर रहे हो तो वो अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू होना चाहिए, अदरवाइज हम वो खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे। तो ये बात हम लोगों ने 32 में भी देख ली, डेप्रिसिएशन वाले में, यहाँ पे भी देख ली, और 48 तो हमारा अलग से सेक्शन बना ही हुआ था। अब कुछ और पॉइंट करते हैं इसके, क्या कहता है फटाफट एक बार देखते चले। क्या कहता है कि सर ये 35 एडी का बिजनेस जो है होना चाहिए वो नया बिजनेस होना चाहिए। जैसे किसी ने पुराना स्टोरेज, पुराना वेयर हाउस बंद करके बाई 35 एडी की डिडक्शन लेनी है, उसी को स्प्लिट करके रिकंस्ट्रक्ट करके कुछ ऐसा कर लिया, तो हम उसको 35 एडी में डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। नॉट सेटअप बाय द स्प्लिटिंग अप रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, इट इज नॉट सेटअप बाय द ट्रांसफर ऑफ मशीनरी और प्लांट प्रीवियसली यूज फॉर एनी पर्पस। मतलब क्या? सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए। सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे 35 एडी के बिजनेस के लिए तो हम आपको 100% कैपेक्स अलाउड नहीं करेंगे। एक्सेप्शन क्या दे रखा है? एक्सेप्शन दिया मतलब आप सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी भी ले सकते हैं अगर वो इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी है और इंडिया में पहले नहीं यूज हुई। और कहता है 20% ऑफ द टोटल प्लांट एंड मशीनरी आपकी सेकंड हैंड ली जा सकती है। तो पहले क्या कहा? सेकंड हैंड नहीं लेने देंगे। दूसरा कहा कि इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी है, सेकंड हैंड भी है तो भी अलाउड कर देगा। कहता है टोटल प्लांट एंड मशीनरी का 20% से ज्यादा पुरानी मशीनरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, ओके डन है सर। अगर आप 35 एडी में आ रहे हैं तो आपका 100% कैपेक्स यहाँ पे अलाउड हो गया। हम आपको ना तो सेक्शन 10AA की डिडक्शन देंगे और चैप्टर 6A डिडक्शन का जो चैप्टर है वहां पे 3 हेडिंग है, ए जनरल हेडिंग, बी इंडिविजुअल्स को मेनली जो डिडक्शन मिलती है और उसके बाद सी होती है जो कि सारे बिजनेस से रिलेटेड डिडक्शन है। तो कहता है कि अगर आप 35 एडी में किसी बिजनेस के लिए डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो सेम बिजनेस के लिए आप चैप्टर 6A की हेडिंग सी में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है सर। फोर्थ पॉइंट, अगर यहां पे डिडक्शन क्लेम कर ली तो किसी और प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे सर। उसके बाद कोई अगर 35 एडी में असेट लिया आपने
तो वो 8 साल तक आपको बिजनेस के लिए यूज करना पड़ेगा, उसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए यूज करना पड़ेगा। तो एनी असेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिडक्शन इज क्लेम्ड और अलाउड अंडर दिस एक्ट शैल बी यूज ओनली फॉर द स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर बिगिनिंग विद द प्रीवियस ईयर इन विच सच एसेट इज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड। डन है जी। सर अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने अभी तो आपको कह दिया कि 8 साल के लिए, अब मैंने बिजनेस शुरू किया 35 AD वाला, और 35 AD वाले बिजनेस के लिए मैंने 10 लाख रुपए की एक बिल्डिंग ले ली सपोज करो, और वो बिल्डिंग लेके 35 AD वाला बिजनेस शुरू किया, 10 लाख रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी क्लेम कर लिया। उसके बाद 4 साल बाद मेरे को रियलाइज हुआ यार ये 35 AD वाला बिजनेस चल नहीं रहा, चल यार इसी बिल्डिंग में दूसरा काम शुरू करते हैं, शोरूम बना लेते हैं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 4 साल तक तो आपने क्या किया, उसको एज अ 35 AD में माना और तो सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लेम कर लिया था। अब जब 4 साल बाद आप ये कह रहे हैं, मेरा एग्जांपल देख लीजिएगा, तो आप 4 साल बाद अब जब ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो अब नॉर्मल बिजनेस इसको ट्रीट करके, मतलब इस बिल्डिंग को नॉर्मल बिजनेस के लिए यूज करूंगा, तो अब क्या करना है आपको, जरा ध्यान से सुनिए। कहता है कि ये 10 लाख रुपए की बिल्डिंग अगर नॉर्मल बिजनेस के लिए यूज की जाती तो आज इसकी WDV क्या होती। मैंने कहा भाई 4 साल हो गए ना, तो पहले साल में 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन मिला होता, रह गई होती 9 लाख की, फिर 90,000 रुपए का डेप्रिसिएशन मिला होता, फिर रह जाती 8,10,000 की, फिर 81,000 का और डेप्रिसिएशन मिला होता, फिर ये रह जाती 7,29,000 की। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो ये कहता है, एक है हो गया ना, 1 2 3, एक बार और आएगा, चलो कर लेना, ठीक है ना। तो ये कहता है कि जो उसकी WDV आएगी 4th ईयर की, वो आपकी, जरा ध्यान से सुनिएगा, वो आपकी सारी की सारी अब इनकम मान ली जाएगी और अब उसको आपके ब्लॉक ऑफ असेट में ऐड कर दिया जाएगा, या अब उसको आपका असेट मान लिया जाएगा और आगे से उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेना। तो पॉइंट नंबर 6 में यही लिखा हुआ और कुछ नहीं है, इसको यहां से समझिएगा। अमाउंट ऑफ डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम, वो हो चुका 10 लाख रुपए, लेस depreciation as WDV method, as per WDV method if section 35 AD was not there। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 90,000 रुपए, फिर 81,000 रुपीज और फिर 72,900 रुपीज। तो 1 लाख प्लस 90,000 प्लस 81,000 एंड प्लस 72,900। ठीक है, ये सारा 72,900 है बेटे, 72,900। ठीक है, ये सारा डेप्रिसिएशन माइनस करके ये जो आएगी ये आपकी PGBP की इनकम मान ली जाएगी, और अब इतने पे ये बिल्डिंग आपकी ब्लॉक में ऐड हो जाएगी, वरना इसका नया ब्लॉक बन जाएगा और अगले बार से अब इसके नॉर्मल बिजनेस पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेना। तो ये मेरा 35 AD भी आपके साथ कंप्लीट हो गया। तो मेरी तीसरी क्लास है, चौथी क्लास में मैं आपको 44 AD, ADA, AE, AA और AB करा दूंगा और मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक क्लास हो सकता है हम क्वेश्चंस की ओर बना दें, तो हम लोगों का एक तरह से 5 घंटे में पूरा PGBP रिवाइज हो रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स।